नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। सीपी राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने दी बधाई। चुनाव आयोग का एसआईआर के विरोध और वोट चोरी जैसे आरोपों पर करारा जवाब। कहा, जनता को गुमराह करने का किया जा रहा है असफल प्रयास। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर हो रही है राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, सिर पर संविधान रखकर नाचने वालों ने संविधान को कुचला। नकारात्मक राजनीति से दिल्ली को मिली मुक्ति। दिल्ली एनसीआर के लिए 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। किश्तवाड़ के बाढ़ प्रभावित चशोती गांव में राहत और बचाव अभियान जारी। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्से पानी पानी। व्हाइट हाउस में यूक्रेन पर सोमवार को होगी महाबैठक। ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य शीर्ष यूरोपीय नेता। शांति समझौते को लेकर होगी अहम चर्चा। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने उपराष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव को लेकर के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं। राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया है। दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसके बाद उनके नाम की घोषणा की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सर्बानंद सोनोवाल और अन्य नेता मौजूद रहे। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे एनडीए साथियों के साथ भी गहन रूप से चर्चा हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि राधाकृष्णन तमिलनाडु में भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। राज्यपाल के तौर पर उनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन का सफल 40 वर्षों का सार्वजनिक जीवन है। ये आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है, उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी ज़िलों का भ्रमण किया और वहाँ डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप
एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीज़ों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, थिरू सीपी राधाकृष्णन जी को सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में समृद्ध अनुभव प्राप्त है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा प्रभावशाली रहे। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। इन अनुभवों ने उन्हें विधायी और संवैधानिक मामलों का व्यापक ज्ञान प्रदान किया है। मुझे विश्वास है कि वो एक प्रेरक उपराष्ट्रपति बनेंगे। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में थिरू सीपी राधाकृष्णन जी ने अपनी लगन, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचितों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किया है। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जाहिर की है। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर नामित होने पर महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को बधाई। एक सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के तौर पर आपकी भूमिकाओं ने संवैधानिक कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे विश्वास है कि आपका विशाल अनुभव और बुद्धिमत्ता उच्च सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और नई उपलब्धियां हासिल करेगा। इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों का आभार। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियों के निर्वहन में उनका नेतृत्व पूरे देश के लिए योगदान देगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर श्री सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति के पद के रूप में नामित करने का निर्णय हुआ है। श्री सीपी राधाकृष्णन जी पूरे जीवन उन्होंने सामाजिक कार्य और उन्होंने नदियों को जोड़ने का जिस तरह से कार्य किया है, उनके नेतृत्व से इस देश में उपराष्ट्रपति के पद का दायित्व के निर्वहन में पूरे देश के लिए एक योगदान होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि देश के विपक्ष को यह समझना चाहिए कि देश के उपराष्ट्रपति पद की अपनी गरिमा है। ऐसे पदों को अपनी राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। समूचा विपक्ष इस बात को समझने का प्रयास करे कि जब देश के सर्वोच्च पद जैसे उपराष्ट्रपति पद है, उसकी अपनी गरिमा है, उसका अपना एक अलग से ओहदा है, ऐसे पदों को अपनी ओछी राजनीति के साथ किसी ने भी जोड़ना नहीं चाहिए। आज आदरणीय नड्डा जी ने आधिकारिक तौर पर सीपी राधाकृष्णन जी की उनके नाम की घोषणा प्रत्यक्ष के रूप में की है और देश की जनता चाहती है
कि उपराष्ट्रपति पद जैसे एक बड़े पद को, जिस पद की ओर सारे विश्व की नजर होती है, उसको ओछी राजनीति का मुद्दा कोई भी न बना। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया है, हम सभी उसका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत के एक ओबीसी नेता को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके यह साबित कर दिया है कि उनकी निष्ठा पूरे देश की एकता और अनेकता में है। हम इसका स्वागत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है उसका हम सभी स्वागत करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस निर्णय से दक्षिण भारत के एक ओबीसी नेता को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निष्ठा जो है वो पूरे देश की एकता और अखंडता पर। आज दक्षिण भारत से उन्होंने एक पिछड़े वर्ग के नेता को उपराष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित करने का काम किया है। इसका हम सभी स्वागत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस निर्णय के लिए अभिनंदन करते हैं और जनता दल यू एनडीए का अंग है और जनता दल यू पूरी। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कहा कि वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति और गैर विवादास्पद हैं। उनके पास बहुत अनुभव है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। यह महाराष्ट्र के गवर्नर साहब को अनाउंस किया है, सीपी राधाकृष्णन साहब को। मैं ये मानता हूं कि एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का। तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए जाने पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस घोषणा के बाद पूरे देश में खुशी है। श्री सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड को, एनडीए के सारे नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को सबका धन्यवाद करते हैं कि एक बेहतरीन इंसान को, बेहतरीन कार्यकर्ता नेता को आज उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। पूरे देश में इसको लेकर खुशी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत संसदीय बोर्ड के सदस्यों, केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मेरे प्रिय जननायक, हमारे सबसे सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय और अत्यंत सम्मानित माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे प्रिय और अत्यंत सम्मानित माननीय केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रिय और सम्मानित माननीय संसदीय बोर्ड सदस्यों, हमारे प्रिय माननीय केंद्रीय मंत्रियों तथा हमारे माननीय एनडीए के सहयोगियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना। मुझ पर जताए गए विश्वास और राष्ट्र की सेवा का यह अवसर देने के लिए मैं शब्दों से परे भावुक और कृतज्ञ हूं। मैं राष्ट्र की सेवा में अंतिम सांस तक पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ कार्य करने का संकल्प लेता हूं। जय हिंद। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के अब तक के सफर पर आइए एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सत्तारूढ़ एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। रविवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की।
सीपी राधाकृष्णन का नाम भारतीय राजनीति और जनजीवन में एक सशक्त और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। राधाकृष्णन के पास 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और वो लोकसभा के 2 बार सांसद भी रहे हैं। 31 जुलाई 2024 को उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पूर्व वे लगभग 1.5 वर्ष तक झारखंड के राज्यपाल रहे और इसी अवधि में उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व भी संभाला। 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे राधाकृष्णन ने व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की पढ़ाई की। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 1996 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई का सचिव बनाया गया। इसके बाद 1998 में कोयम्बटूर से वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1999 में वे पुनः निर्वाचित हुए। संसद सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा। वे संसदीय स्थायी समिति, वस्त्र मंत्रालय के अध्यक्ष रहे और सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति और वित्त पर परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने शेयर बाजार घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष संसदीय समिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2004 में वे भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2004 से 2007 तक सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने 93 दिनों तक चलने वाली 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य नदियों को जोड़ने, आतंकवाद उन्मूलन, समान नागरिक संहिता, छुआछूत मिटाने और नशीली दवाओं की समस्या से निपटने जैसे मुद्दों को सामने लाना था। 2016 में सीपी राधाकृष्णन को कोयर बोर्ड कोच्चि का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में भारत का नारियल जूट यानी कोयर निर्यात 2,532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। 2020 से 2022 तक वे भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर केरल प्रभारी रहे। 18 फरवरी 2023 को उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और केवल 4 महीनों में उन्होंने राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा कर आम नागरिकों व अधिकारियों से संवाद किया। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनने के बाद से वे राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा कर समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उद्योग जगत से लगातार संवाद कर रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और विशेष रूप से आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन खेलों में भी रुचि रखते हैं। कॉलेज के दिनों में वे टेबल टेनिस के चैंपियन और लंबी दूरी के धावक रहे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक है। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूरोप और एशिया के अनेक देशों की यात्राएं की हैं। सीपी राधाकृष्णन आज भी अपने सरल व्यक्तित्व, दूरदर्शी सोच और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए राजनीति व समाज में सम्मानित स्थान रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी जैसे आरोपों पर करारा जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और विपक्षी दलों के एक एक आरोप का जवाब दिया। चुनाव आयुक्त ने साफ कहा कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह करना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग का करारा जवाब। वोट चोरी जैसे शब्दों से जनता को गुमराह करने की कोशिश। 7 दिन में हलफनामा दें या देश से मांगे माफी। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह है खड़ा। बिहार में 22 साल पहले जुलाई में हुआ था SIR। भारतीय निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया के विरोध और वोट चोरी जैसे विपक्षी दलों के आरोपों पर विस्तार से जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के मतदाता सूची में त्रुटियों और दोहरे मतदान के आरोप पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता द्वारा उम्मीदवार चुनने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती तो वोट चोरी जैसे भ्रामक शब्दों का उपयोग कर जनता को गुमराह करने की कोशिश संविधान का अपमान है। मतदाता द्वारा
अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो सभी निराधार और झूठे हैं। अगर उनके पास अपने दावे के सबूत हैं तो उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देने होंगे, अन्यथा उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी। कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत, सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। आयोग ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वह देश के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 22 नवंबर 2025 के पहले बिहार चुनाव संपन्न हो जाएंगे। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार के सासाराम से महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का राहुल तेजस्वी के नेतृत्व में रविवार को आगाज हो गया। इस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं ने भाजपा पर हमला बोला और चुनाव आयोग पर भी आरोप मढ़े। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में किसी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1991 की एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने पूछा कि आपने कभी इस तरह से वोट डाला है। जो फोटो उन्होंने दिखाई उसमें फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना वोट डाल रहे हैं और राजीव गांधी और सोनिया गांधी उनके साथ खड़े हैं। चौधरी ने कहा कि यह छूट सिर्फ एक परिवार को मिली थी जब उनकी सत्ता होती थी। नेहरू इंदिरा का परिवार देश को अपनी जेब की जागीर समझता था। यह परिवार मतदान को घरेलू मजाक मानकर वोट डालता था। बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। बूथ कैप्चरिंग करके पूरे देश की जनता को दिखाया कि सोनिया गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजेश खन्ना जी एक ही बूथ पर सब लोग मिलकर बैलेट डालने का काम कर रहे हैं। तो बूथ पर बूथ कैप्चरिंग करने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी। ये उनके हैंडल से चलाया गया फोटो है, ये हम नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने 10 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 रोड का निरीक्षण किया। रोहिणी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली का विकास इस स्तर पर होगा जिससे ये विकसित भारत का आईना नजर आए। दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है।
हमारी दिल्ली पर पड़ती। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। द्वारका एक्सप्रेसवे का 10.1 किलोमीटर लंबा खंड, 8 लेन की सड़क और पूरी सड़क एलिवेटेड। प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे पहुंच निरीक्षण किया, श्रमिकों से मुलाकात की। घर कब जाते हैं? घर तो सर जब त्योहार आता है तभी जाते हैं। अच्छा, तो अभी छठ पूजा के लिए चले जाएंगे? छठ पूजा आता है तभी आते हैं। आप कहाँ से हैं? मधुबनी। मधुबनी। मधुबनी सब लोग बहुत प्यारा बोलते हैं, मिठा बोलते हैं ना? जी सर, मैथिली बोलते हैं। हाँ, मैथिली बोलते हैं। सीता माता की भाषा है। हाँ। इसके बाद उन्होंने अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के मुंडका बकरवाला इंटरचेंज का भी निरीक्षण किया। ये 30 किलोमीटर लंबा खंड अलीपुर से ढिचाऊ कला को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों सड़कों की निर्माण गुणवत्ता और उपयोगिता शानदार है। द्वारका एक्सप्रेस वे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली है। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पानीपत, रोहतक से दिल्ली आने वाले ट्रैफिक के साथ साथ बहादुरगढ़ और मुंडका जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सीधे गुरुग्राम से करेगा। साथ ही ये मेट्रो एयरपोर्ट को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। 30 किलोमीटर लंबा ये खंड 6 लेन वाला है और 5,580 करोड़ रुपए इसकी निर्माण लागत है, जबकि द्वारका एक्सप्रेसवे 5,360 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये महिपालपुर शिव मूर्ति से गुरुग्राम के खिड़की दौला को आपस में जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में इंफ्रा निर्माण के लिए सरकार ने 6 गुना बजट को बढ़ा दिया है। देश को जिस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जितनी तेजी से बनना चाहिए था, वो अतीत में नहीं हुआ। अब जैसे हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली एनसीआर को इसकी जरूरत कई दशकों से महसूस हो रही थी। यूपीए सरकार के दौरान इसको लेकर फाइलें चलनी शुरू हुई, लेकिन काम तब शुरू हुआ जब आपने हमें सेवा करने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों की सरकारों ने विकास को बाधित किया था और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी थी, लेकिन अब नकारात्मकता को पीछे छोड़ दिया गया है। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की समस्याओं को खत्म कर उसका विकास कर उसे अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बनाने का सपना दोहराया, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने लोगों से वोकल फॉर लोकल बनने की अपील की। दिल्ली से अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में बनी अच्छी सड़कों से लॉजिस्टिक लागत में कमी आई है, जिसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने 2026 की समाप्ति से पहले लॉजिस्टिक लागत सिंगल डिजिट में लाने की बात भी कही। बेंगलोर आईआईएम और आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर, तीनों ने जो अध्ययन किया उसमें कहा गया है कि रोड अच्छे बनने के कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को और आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि 2026 के समाप्त होने के पहले हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था
वो बात पूरी होने से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और एक्सपोर्ट करने में हमको उपयोग होगा। दिल्ली एनसीआर को मिली 11,000 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन कनेक्टिविटी की सौगात से लोग काफी खुश नजर आए। लोगों ने कहा कि अब दिल्ली का विकास तेज गति से हो रहा है। लोगों ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि दिल्ली की जल्द ही एक विकसित स्वरूप और विकसित दिल्ली वो देख पाएंगे दिल्ली को। साथ ही लोगों ने कहा कि वो स्वदेशी को बढ़ावा देंगे और प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के मिशन को पूरा करने में सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। कैसा लगा आपको तमाम विकास की सौगात मिली है दिल्ली को? मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। विकसित दिल्ली का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस विकसित दिल्ली के लिए, दिल्ली के वासियों के लिए आज वो है संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा हो गया, गाड़ी भी, नाली भी, रोड भी, और भी मतलब है दिल्ली में ही बहुत सफाई है और भी हो जाएगा। जिस तरह से हमारे देश को एज ए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मिले, वर्ल्ड क्लास लीडर, वर्ल्ड क्लास प्राइम मिनिस्टर मिल नहीं सकता देश को, कभी नहीं मिल सकता, जिनके नेतृत्व में पूरा देश तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आज बोला है कि वोकल फॉर लोकल बनने की आवश्यकता है। जो देश में जो लोग बना रहे हैं स्वदेशी सामान वही खरीदें, इसके लिए अपील की है। अपने चीज़ों को खरीदेंगे तो हमको किसी भी देश पर और किसी भी दूसरे विदेशी देशों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। आज मोदी जी की योजनाओं परियोजनाओं को देखकर हमारा हर्ष होता है, बहुत ही खुशी महसूस होती है कि ऐसा नेतृत्व हमको मिला है जो पूरे विश्व के अंदर देश के पताका फहरा रहा है और पूरे विश्व के अंदर भारत को इज्जत दिलवा रहा है। जिस प्रकार की हमें ये सड़क मिली है, अगर आप इसको देखेंगे, जो हमारे जो कूड़े के पहाड़ थे, जो उनसे जो मलबा निकाल कर उसका इस्तेमाल जिस तरह से किया है, दो समस्या है लोग। As a PM Modi, it's a good we have a very great leader to be have, and sooner or later I don't believe any leader like Modi. They support us for the development of India, and they also provoke to people to encourage the Viksit Bharat, to encourage also people to do something for the India. मोदी जी हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो ये थी दिल्ली की जनता जो सौगात मिली है यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा, उसको लेकर काफ़ी खुश है। और दिल्ली के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है दिल्ली में, वो अपने आप में काबिल तारीफ है, क्योंकि लंबे समय से दिल्ली को इसकी दरकार थी, इसका इंतजार था। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है लोकल फॉर वोकल का, उसके लिए भी कहना है उनका कि वो उसको फॉलो करेंगे और इस अभियान में शामिल होकर देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ अजीत द्विवेदी, रोहिणी, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड का भी उद्घाटन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे आपको बता दें कि ये खंड यशोभूमि, डीएमआरसी की ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने इसका जायजा लिया। द्वारका एक्सप्रेसवे 8 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे ATMS यानी कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है और 8 लेन का पहला देश का अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे से बन जाने से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच की दूरी 2 घंटे से घटकर करीब 40 मिनट की रह जाएगी। इस एक्सप्रेसवे से एक और जहां बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर लोगों को जाम से भी निजात मिलेगी। आइए आपको दिखाते हैं इस एक्सप्रेसवे का एक नज़ारा। करीब 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर वाला भाग गुरुग्राम और बाकी 10 किलोमीटर का भाग जो है वो दिल्ली में पड़ता है। इन दोनों हिस्सों को मिलाकर यह 29 किलोमीटर का होता है और दिल्ली और हरियाणा यानी कि गुरुग्राम को सीधे कनेक्ट करता है। द्वारका एक्सप्रेसवे इंजीनियरिंग और अर्बन कनेक्टिविटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह एक्सप्रेसवे करीब 24 किलोमीटर सिंगल पिलर एलिवेटेड है और बाकी का हिस्सा जो है वो अंडरग्राउंड टनल में स्थित है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से अब दिल्ली NCR के बीच बेहतर कनेक्टिविटी तो बढ़ी ही, अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी आसानी से पहुंचा जा सकेगा। साथ ही इसमें लगने वाला समय में भी करीब 50% की कमी
आएगी। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ अजीत द्विवेदी। और अब बात करेंगे मौसम की। जम्मू कश्मीर में जनजीवन प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं से जानमाल को भारी नुकसान पहुंचा है। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो कठुआ जिले में बादल फटने की घटना से लोग प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में हाल ही में आई आपदा के बाद अब कठुआ जिले में बादल फटने की घटना सामने आई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने के कारण 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई जगहों पर भारी नुकसान की खबर है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक, नेशनल हाईवे और कठुआ थाना परिसर को भी नुकसान पहुंचा है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घटना की जानकारी मिलते ही जिले के एसएसपी शोभित सक्सेना से बात की। बादल फटने की घटना की सूचना मिलने के बाद नागरिक प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल तुरंत हरकत में आ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कठुआ जिले में बादल फटने की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कठुआ में बादल फटने की घटना के संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है और एनडीआरएफ की टीमें भी घटना स्थल पर पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल राहत, बचाव और निकासी उपाय करने के निर्देश दिए। पूरा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल एडमिशन पुलिस कर रही है। उसमें जो लोगों को जो था उनको रेस्क्यू भी किया गया है। कुछ लोग जो है उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कट गई है। तो वहाँ पर अभी हालात ठीक है। जो दुर्भाग्यवश जिनकी डेथ हो गई थी लैंडस्लाइड से, उनको निकाला गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हाल ही में हुए भूस्खलन से प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स पीर पंजाल पर्वतमाला के पहाड़ों में स्थित लोगों को दवाइयां और राशन जैसी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रही है। भूस्खलन की घटना से 20 से अधिक घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे वहां के निवासियों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वहीं किश्तवाड़ में प्राकृतिक आपदा के बाद अब पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य इस वक्त जारी है। इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या 58 हो गई है, जबकि 75 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने बताया कि बड़े बड़े पत्थरों को ब्लास्ट करके गिराया गया है, ताकि रेस्क्यू में तेजी लाई जा सके। बिजली और पानी की आपूर्ति भी बहाल कर दी गई है। राहत बचाव कार्य आपको देख रहा है, यहाँ पर काफी कुछ क्लियर कर दिया गया। यहाँ पर आपने देखा कि बड़े बड़े बोल्डर्स थे, वो ग्रीस की मदद से कद ब्लास्ट किए गए। बोल्डर्स को तोड़ा जा रहा, रोक ब्रेकर लगा हुआ, उसके नीचे क्योंकि लग सकता है कुछ बॉडीज हो तो उनका किया जा रहा। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है, वाटर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश का दौर जारी है। भूस्खलन और बारिश की वजह से मनाली से चंडीगढ़ राजमार्ग बंद है। इसके साथ ही वैकल्पिक मार्ग वाया कटौला भी बंद किया गया है। अधिकारियों के अनुसार कल तक ही यह रास्ते खुल पाएंगे। वहीं पेरडी के डेहरा नाला में आई भीषण बाढ़ में एक कार और एक बाइक बह गई। बाढ़ के कारण कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 7 दिन तक अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका जताई है। आईएमडी ने मुंबई वासियों को अनावश्यक यात्रा न करने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है।
गुवाहाटी में हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बरसात के चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया, जिसके कारण इससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को आवाजाही में कठिनाई हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल के 2 दिन के दौरे पर रविवार सुबह काठमांडू पहुंचे। ये दौरा नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर हो रहा है। दौरे के पहले दिन उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मुलाकात की। इस अवसर पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और भारत नेपाल के बीच ऐतिहासिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा की गई। विदेश सचिव ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से उनके कार्यालय सिंह दरबार में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मिस्री ने नेपाल के विदेश मंत्री डॉक्टर अर्जू राणा देउबा से भी मुलाकात की और प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत नेपाल साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश सचिव मिस्री ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा से भी मुलाकात की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग से जुड़े द्विपक्षीय मामलों पर अपने समकक्ष अमृत बहादुर राय के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। नेपाल के विदेश सचिव ने विक्रम मिस्री के सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन किया। पिछले वर्ष पदभार संभालने के बाद ये विक्रम मिस्री का नेपाल का दूसरा दौरा है। वो सोमवार को वापस स्वदेश लौटेंगे। राजधानी दिल्ली की मंडी हाउस स्थित त्रिवेणी सभागार में हिमालय में ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न हुई परिस्थितियों पर मंथन के लिए एक चिंतन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई प्रतिष्ठित पर्यावरणविद, वैज्ञानिक और कलाकारों ने हिमालय की आग से बचाव पर मंथन किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जंगल की आग पर आधारित लघु फिल्म वन अग्नि का प्रदर्शन रहा। नई दिल्ली में हिमालय से एक हृदय विदारक पुकार, ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़ और जंगल की आग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संवाद और एवं परिचर्चा के दौरान ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों पर वन अग्नि के समाधान के रूप में पारिस्थितिक वैज्ञानिक दीपक वार्ष्णेय ने भविष्य की तैयारी और एक्शन प्लान प्रस्तुत किया। आग की भयावहता और उसके समाधान पर आधारित एक प्रभावशाली लघु फिल्म वन अग्नि का विशेष प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सीट से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर हिमालय में आग लगने की घटना के समाधान के लिए प्रयास करने होंगे। आम व्यक्ति को ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि हिमालय ही दिल्ली को ठंडी हवा देता है। हिमालय ही देश की खाद्यान्न की 45% की जो आपूर्ति है वो हिमालय के जल से होती है। ये हिमालय है, इसलिए है, ये पानी मिल रहा है, इसलिए हमारे खेत हरे भरे दिख रहे हैं। यहाँ का पर्यावरण हमको कभी ठंडी हवा आती है तो इसलिए आ रही है कि हिमालय है। इसलिए हम सब की चिंता का विषय और दुनिया के भी ध्यान हिमालय की तरफ है। तमाम संस्थाएं जिस पर काम कर रही हैं उसको करने की जरूरत है। उत्तराखंड में जंगल की आग की चुनौती से लड़ने के लिए पारिस्थितिक वैज्ञानिक दीपक वार्ष्णेय एक अनोखा सुरक्षा कवच बना रहे हैं, जो जंगल की आग को फैलने से पहले ही रोक सकेगा, साथ ही गांव के लोगों को रोजगार भी देगा। वो एक परूल पैलेट के रूप में एक नया ईंधन जो ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, बना रहे हैं। दीपक वार्ष्णेय को उनके अभूतपूर्व शोध के लिए देश की प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा वन अग्नि पुरुष की उपाधि से अलंकृत किया गया। पेरोल से हमने बहुत सारी चीज़ें बनाने की कोशिश की। अल्टीमेटली फाउंड आउट कि अगर हम इससे कार्बन न्यूट्रल पैलेट्स बनाते हैं, जो कि पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ही है, तो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। हमने कार्बन न्यूट्रल पैलेट्स बनाए उससे। एक पहले पायलट स्केल पर प्लांट शुरू किया, रावत जी को मालूम है। उसके बाद में हमने एक बड़ा प्लांट लगाया 6000 टन पर एनम का, एंड वी वर्कड आउट एंड वी इंश्योर्ड कि ये संभव है। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जल पुरुष राजेंद्र सिंह, डॉक्टर भरत पाठक, प्रख्यात कथक नृत्यांगना पद्मश्री नलिनी एवं कमलिनी अस्थाना, सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक पद्मश्री फयाज फासिफुद्दीन डागर, स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर ऋचा सूद, शिक्षाविद डॉक्टर अर्पणा सोपोरी ने अपने विचार साझा किए।
चंद्रशेखर, टीडी न्यूज। जल जीवन मिशन को 6 साल पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। लक्ष्य था हर ग्रामीण घर में नल से स्वच्छ जल सुनिश्चित कराना। 6 साल बाद ये संकल्प एक जल क्रांतिकारी में बदल गया है, जो दुनिया के लिए एक नजीर बन चुका है। जल जीवन मिशन के 6 वर्ष जल क्रांति की मिसाल हैं, जिसमें सुदूर ग्रामीण घरों तक नल से साफ जल पहुंचा है। 15 अगस्त 2019 को मिशन शुरू किया गया था। तब केवल 3.23 करोड़ यानी कि 17% ग्रामीण परिवारों के पास नल से पानी नसीब था। आज यह आंकड़ा बढ़कर 15.68 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंच गया है। 81% कवरेज यानी लगभग 5 गुना वृद्धि। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% हर घर जल का दर्जा हासिल कर लिया है। 191 जिलों और 2.36 लाख गांवों ने 100% कवरेज हासिल कर ली है। नल का पानी अब 9.23 लाख यानी कि 89.62% स्कूलों और 9.66 लाख यानी कि 85.6% आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध है। 6 सालों में हमने 81% घर जो हैं रूरल एरिया के, सब में कनेक्शन दे चुके हैं। ये 81% का अगर नंबर देखा जाए तो 15 करोड़ 68 लाख घर हैं जिनमें कि जल जीवन मिशन के तहत पानी का कनेक्शन दिया गया है। और ये नंबर इतना बड़ा है जो कि दुनिया में अगर कहीं देखें तो इससे बड़ी उपलब्धि 6 साल के अंदर में किसी राष्ट्र ने अभी तक अर्जित नहीं की है। 112 आकांक्षी जिलों में नल के पानी का कवरेज 7.77% से बढ़कर 79.33% हो गया है। 583 वाइब्रेंट विलेज में से 581 गांव पूरी तरह से संतृप्त हैं। LWE प्रभावित जिलों में 77.7 लाख घरों में से 75.81% अब कवर हो गए हैं। PVTG गांव में 100% नल कनेक्शन में संतृप्त गांव की संख्या 18,529 में से 7,464 है। SBI रिसर्च से पता चला है कि मिशन ने लगभग 9 करोड़ महिलाओं को पानी लाने की बोझ से मुक्त कर दिया है। नल जल मित्र कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान किया जा रहा है। जल संचय अभियान जो प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन में चल रहा है, उसमें सोर्स की सस्टेनेबिलिटी के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज हम कैसे करेंगे, कैच द रेन प्रोग्राम के तहत वर्षा का पानी हम कैसे संचय करेंगे, इसके ऊपर भी कार्य चल रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर माइकल क्रेमर के एक अध्ययन के अनुसार सुरक्षित पेयजल के साथ 100% घरेलू कवरेज प्राप्त करने से भारत में प्रतिवर्ष 1.36 लाख बच्चों की मृत्यु को रोका जा सकता है। WHO का अनुमान है कि हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध करने से सालाना 4 लाख डायरिया से होने वाली मौतों को टाला जा सकता है और जल जनित बीमारियों से बचकर 8.3 लाख करोड़ की आर्थिक बचत हो सकती है। IIM बेंगलोर और ILO के एक अध्ययन ने 2.82 करोड़ व्यक्ति वर्ष के संभावित रोजगार सृजन का अनुमान लगाया है। जल जीवन मिशन का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के चीरखेड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सोयाबीन के खेतों का औचक निरीक्षण किया। दरअसल केंद्रीय मंत्री को शिकायत मिली थी कि खरपतवार नाशक दवा डालने से किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। लिहाजा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सैकड़ों किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाया कि खेतों में सोयाबीन की जगह खरपतवार खड़े हैं और पूरी फसल जल चुकी है। किसानों का आरोप है कि यह नुकसान HPM कंपनी की दवा डालने की वजह से हुआ है, जिसके बाद अब इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल गठित किया गया है, जो प्रभावित खेतों का निरीक्षण करेगा। यह दल 18 अगस्त यानी सोमवार को चीरखेड़ा पहुंचेगा और जांच करेगा। वहीं दोषी पाए जाने पर कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, जल गई।
खेत में सोयाबीन की जगह खरपतवार खड़ा है। किसी एचपीएम कंपनी की दवाई डालने के कारण ये हुआ है और ये शिकायत एक खेत की नहीं है, कई किसानों ने मुझे की है। एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल इन खेतों का निरीक्षण करेगा और जिस कंपनी ने ऐसी दवाई दी किसानों को जिससे किसान तबाह हो गए, विधि सम्मत सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सहित यूरोपीय नेता वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सहित यूरोपीय नेता व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वॉशिंगटन वार्ता में ज़ेलेंस्की के साथ शामिल होने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और नाटो महासचिव मार्क रूटे शामिल होंगे। रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ब्रसेल्स पहुंचे, जहां पर उन्होंने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की। इस दौरान यूरोपीय आयोग प्रमुख ने जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बलपूर्वक बदला नहीं जा सकता। यूक्रेन से जुड़े किसी भी क्षेत्रीय सवाल पर हमारा रुख स्पष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता। ये निर्णय केवल यूक्रेन द्वारा ही लिया जा सकता है और इन निर्णयों में यूक्रेन की भागीदारी अनिवार्य है। And these decisions cannot be taken without Ukraine at the table. इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बातचीत के जरिए अंतिम समझौते पर जोर दिया। उन्होंने यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटियों की भी मांग दोहराई। सबसे पहले मुझे ये नहीं पता है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच वास्तव में क्या बातचीत हुई। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप मुझे विस्तार से बताएं और फिर यूरोपीय नेताओं को भी जानकारी दें। मेरे लिए यह बात ज्यादा अहम है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा गारंटियों का संकेत दिया है, क्योंकि पुतिन किसी भी तरह की सुरक्षा गारंटी नहीं देंगे। इसी रविवार ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने एक वीडियो कॉल की, जिसमें यूक्रेन के सहयोगियों को कोएलिशन ऑफ द विलिंग में शामिल किया गया। जर्मन सरकार ने पुष्टि की है कि चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी शामिल होंगे और यूक्रेन संकट का शीघ्र समाधान और शांति समझौते के पक्ष पर जोर देंगे। हम राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को एक कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनके साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा कर रहे हैं। हम यूक्रेन की आज़ादी और इस तरह पूरे यूरोप की रक्षा कर रहे हैं। पुतिन से अलास्का में मुलाकात के बाद ट्रंप ने शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बताया कि पुतिन ने अधिकांश मोर्चों पर फ्रीज करने का प्रस्ताव रखा है, बशर्ते कि पूरा डोनेट्स्क रूस को सौंप दे। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस मांग को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह पुतिन से सहमत है कि शांति समझौते के लिए पहले से युद्ध विराम की शर्त आवश्यक नहीं है, जैसा कि यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी मांग कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 36वें संस्करण का आयोजन हुआ। इस बार संडेज ऑन साइकिल में देश भर के हजारों एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए एकता और अनुशासन के साथ फिट इंडिया के नारे को भी बुलंद किया। देखिए हमारे सहयोगी सुशील कुमार की ये रिपोर्ट। फिट इंडिया के संकल्प को साकार करने और फिटनेस के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 36वें संस्करण का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शानदार तरीके से हुआ। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में इस बार एनसीसी कैडेट्स के साथ साथ हजारों साइकिलिस्ट और फिटनेस प्रेमियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आयोजकों में खासा उत्साह नजर आया। साइकिलिंग को आगे लेते हुए
काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इसमें ऐड की है, जैसे जुम्बा, योगा, रोप स्किपिंग, बैडमिंटन, चेस, टेबल टेनिस, ताकि जो फैमिलीज़ बच्चों के साथ आते हैं, पार्टिसिपेंट्स के साथ आते हैं, ना कि वो साइकिलिंग करें बल्कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। अब ये हमारा ये 36th एडिशन था जो कि एनसीसी के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना कि दिल्ली में बल्कि देश के कई अन्य जगहों पे भी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है ये इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके, क्योंकि यहाँ इतने सारे लोग एक जगह जुड़कर और इतने सारे इवेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, एक दूसरे से इंटरेक्ट किया है। इस बार फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडेट्स ने एकता और अनुशासन के साथ साथ फिट इंडिया के नारे को भी बुलंद किया। फिटनेस के लिए साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है एंड यहाँ का सराउंडिंग बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको सपोर्टिव सराउंडिंग मिलता है काफ़ी। दिस वाज अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स, इट वाज गुड और सबको आना चाहिए। बाकी साइकिलिंग करते हुए तो मज़े आते ही हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे मैंने स्किपिंग, साइकिलिंग बहुत सारा करा। मैं अगले संडे फिर आऊँगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी को, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे यूथ इकट्ठा हो रहा है, साथ साइकिलिंग कर रहा है, एक तरह का फन हो जाता है और दूसरी तरह से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए जैसे साइकिलिंग बहुत अच्छी है। पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई फिट इंडिया मुहिम का असर पूरे देश में नजर आ रहा है। यह मुहिम देश में जहां फिटनेस के प्रति जागरूकता फैला रही है, तो वहीं समाज में साइकिलिंग कल्चर को भी प्रमोट कर रही है। संडेज ऑन साइकिल में मौका था एकता और अनुशासन के मंत्र के साथ फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के संकल्प को दोहराने का, जिसमें देश भर में हजारों एनसीसी कैडेट्स ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प को भी मजबूत किया। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।